नमस्कार मित्रों। आज एक कल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। टेलीविज़न पर भी और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी जगहों पर आ रही है। और खबर ये है कि इज़राइल ने लेबनान और सीरिया को उड़ा दिया है। हालांकि ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा आगे के लिए बन रहा है। वो क्या है, मैं आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। खबर यह है कि लेबनान और सीरिया में इजराइल ने बहुत बड़ा साइबर अटैक किया है। इसको हाइब्रिड वार भी कहते हैं और डिवाइसेस ब्लास्ट किया है उसने। इजराइल ने जिहाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। घर घर विस्फोट हो रहा है। लेबनान और सीरिया में आतंकवादियों के घर में आतंक मचा हुआ है। सुनने में आया है कि जनाजा जा रहा था, उसमें भी डिवाइस बम ब्लास्ट होता है, उसमें भी लोग मारे जाते हैं। लगभग 1 लाख लोगों के फोन हैक कर दिए गए हैं। ये पेजर ब्लास्ट के बाद मोबाइल भी लगभग लोगों के ब्लॉक हैं और मोबाइल से भी ब्लास्ट हो रहे हैं और सोलर पैनल वगैरह भी जो वहां लगे हैं वो सब ब्लॉक कर दिए गए हैं। और बढ़ता जा रहा है ये खेल। कई तरह के इक्विपमेंट्स जिसमें 500 से ज्यादा रेडियो सेट भी ब्लास्ट हुए हैं। इसका डिटेल में आते हैं। जो लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुआ, एक्चुअली में पेजर आप जानते होंगे पहले भारत में बहुत पहले चलता था। भारत के लिए बड़ी पुरानी तकनीकी है। जब मोबाइल बहुत कम हुआ करते थे तब पेजर चलता था। लेकिन लेबनान सीरिया जैसे देशों में अभी भी वहां मोबाइल का बहुत इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरी बात है कि मोबाइल से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उनको ट्रैक कर लिया जाता है, तो वो मोबाइल का इस्तेमाल भी ना के बराबर करते हैं, क्योंकि उससे खतरा उनको कई गुना बढ़ जाता है। वहां हिजबुल्लाह ने सबको पेजर दे रखा है और पेजर का इस्तेमाल करता है ताकि उनके बंदों को कोई ट्रैक ना कर सके। अब इजराइल की टेक्निक है, वो ट्रैक कर लेता है। हिजबुल्लाह ने ताइवान के एक गोल्ड अपोलो कंपनी है और उससे पिछले कुछ समय पहले ही 5,000 पेजर्स ऑर्डर देकर के मंगाए थे, जिसमें 3,000 से ज्यादा पेजर्स ब्लास्ट हो चुके हैं। अब ये मोसाद ने जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स उसमें डाला या एक्सप्लोसिव डिवाइस उसमें फिट किया, ये कैसे किया? ये कंपनी के मिली भगत सी या सप्लायर की मिली भगत सी या किस प्रकार से क्या किया है, ये आने वाले दिनों में शायद इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन यह एक ऐसा युद्ध है जो शायद आज दुनिया में इतिहास के रूप में दर्ज होगा और आने वाले समय में इसके उपयोग की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। जैसे ही पेजर पर खुफिया मैसेज आता है और मैसेज आता है, पेजर से आवाज आती है, मैसेज पेजर से देखा जाता है और हिजबुल्लाह अपने सारे जितने भी उसके आतंकी कैडर हैं सबको उसी पेजर से ही कांटेक्ट करता है, उसी से वो मैसेज सर्कुलेट करता है, उसी से अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। और उसने जैसे ही मैसेज सर्कुलेट किया, सारे के सारे पेजर फट गए, ब्लास्ट हो गया। और ये पेजर केवल आतंकवादियों के नहीं फटे हैं, ये बड़ी संख्या में सिविलियंस के पेजर फटे, क्योंकि वहां सिविलियंस भी पेजर का बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। लेबनान में 20 से ज्यादा अन्य लोग भी मारे गए हैं और 3,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और ईरान के एम्बेसडर मोज्ता जो वहां पर थे वो भी सुनने में आ रहा है कि पेजर ब्लास्ट से घायल हुए हैं।
एक और जानकारी मिली है कि पेजर ब्लास्ट से कुछ समय पहले ही जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं यूएफ गिलान साहब ने यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन को इस ऑपरेशन के बारे में बताया था। आप जानते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन अमेरिका और इजराइल के बीच है वो शायद ही किसी देश के बीच में होगा, इसलिए छोटी बड़ी सारी जानकारियों को, सारे निर्णय को शेयर करते हैं। तो अमेरिका को यह पहले से पता था, लेकिन व्हाइट हाउस इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है। व्हाइट हाउस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक पर्सन जॉन कर्बी साहब है, उनका जो स्टेटमेंट आया, ब्लास्ट के तुरंत बाद इनका स्टेटमेंट आता है और ये कहते हैं कि भाई देखिए, हमारा या अमेरिका का इस प्रकरण से, इस ब्लास्ट से, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ न्यूज जो टेलीविजन पे आ रही है, अमेरिका पूरी तरह से इसको कंडम भी कर रहा है कि भाई ये इस तरीके से घटनाएं आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या मिडिल ईस्ट में क्रिएट करेंगे और दुनिया में भी इसका प्रसार होगा। और ये ठीक नहीं हुआ है, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ है। अर्थात वो इस पूरे इजराइल के जो ये पूरा ऑपरेशन था उसको वो कंडम कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास का बड़े पैमाने पर अचानक हमला हुआ था इजराइल के ऊपर और बहुत सारे लोगों को मारते हुए, बंधक बनाते हुए ले गए थे, उसके बाद से ही यद्यपि लगातार इजराइल हमास को टारगेट कर रहा है, हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है, ईरान से भी दो हाथ हो जा रही है, लगातार ये चीजें चल रही, लेकिन उसके बाद संभवतः ये सबसे बड़ा हमला है जो दहशत फैलाने वाला है। क्योंकि हमास का हमला भी दहशत फैलाने वाला था, पूरी दुनिया में उसकी दहशत थी कि इस तरह से आतंकी हमला हो सकता है। ये जो इजराइल ने किया है लेबनान और सीरिया में, ये भी एक दहशत फैलाने का काम किया है। कितने लोग मरे, घायल हुए एक अलग विषय है, लेकिन एक ऐसी नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है जिससे पूरी दुनिया डर गई है। लेबनान के साथ साथ सीरिया में बड़े पैमाने पर वॉकी टाकी ब्लास्ट हुआ है, वहां वॉकी टाकी का इस्तेमाल बहुत होता है और वॉकी टाकी के साथ मोबाइल भी ब्लास्ट हुआ है, कार भी में भी कुछ ब्लास्टेड की खबरें हैं और रेडियो सेट में बड़ी संख्या में ब्लास्ट की खबरें वहां से आ रही है। और वहां जो वॉकी टाकी वो परचेज करते हैं, आईकॉम कंपनी है, ये जापानी कंपनी है, ओसाका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके ऑफिस यूएस में भी है, जर्मनी में भी है और चाइना में भी है। ये वॉकी टाकी बनाती है, बहुत नामी गिरामी कंपनी है और ऐसा माना जाता है कि इसका जो मॉडल है ICB-82, ये बहुत पुराना मॉडल है, अर्थात ये सामान पुराना था, माल पुराना था और कंपनी ने सप्लाई कर दिया था सीरिया को। तो ये सीरिया में भी बड़े पैमाने पर, लेबनान में ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है, सीरिया में उसके मुकाबले थोड़ी कम कैजुअलिटीज खबरें आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में या आज की रात में, कल तक, परसों तक कुछ और बड़ी चीजें होने की संभावना है। देखिए, शुरू से ही एक स्ट्रेटजी के तहत आप जानते हैं जिस तरह से हमास का जो लीडर था ईरान में, जिसको इस्माइल हानिया को रिमोट बम से ही मारा गया था, वो भी एक बहुत सरप्राइज अटैक था। आपने देखा होगा कि पता आज तक नहीं लग पाया कि ईरान के एक सेफ हाउस में, एक ऐसे होटल में जहां पूरी तरह से जो ईरानी रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उनके पहरे के साथ उस सारे लोगों को एक साथ उड़ा दिया गया। कमरे के अंदर थे, उनको कैसे उड़ा दिया गया आज तक सही तरीके से इसकी कोई बता नहीं पा रहा है कि किस तरह से क्या घटनाएं हुई है। और इसी तरह से आपने देखा कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी साहब, वो जो हेलीकॉप्टर से गए थे, किसी प्रोग्राम में गए थे अपने ही देश में और उनका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया और उसके बारे में भी अभी तक कोई क्लियर जानकारी नहीं हुई कि वो टेक्निकल पॉइंट से हुआ था, कैसे हुआ था या ब्लास्ट किया गया था, उसमें भी डिवाइसेस लगाई गई थी, क्या मामला था। आज तक रईसी साहब के बारे में, उनके उस प्रकरण के बारे में कि उन्हीं का हेलीकॉप्टर क्यों टारगेट किया गया जबकि उसके आगे पीछे और भी हेलीकॉप्टर चल रहे थे, ये एक बड़ी ऐसी न्यूज है
मैं समझता हूं कि इजराइल के अलावा इसको कोई जान नहीं पा रहा है कि ये कैसे हो रहा है। ईरानी रिपब्लिकन गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी को जिस तरह से अमेरिका ने मारा था, वो भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने पहले से काफी स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार कर रखे हैं और ये कुछ प्लान को अभी मैंने एक्टिवेट किया है, यानी सारे प्लान अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लान एक्टिवेट होंगे। यानी इस तरीके की घटना के लिए, इससे बड़ी घटना के लिए लेबनान को, सीरिया को या जो भी उनके शत्रु हैं उनको तैयार रहना होगा और दुनिया को भी, क्योंकि ये आतंकवाद और उसका जो काउंटर टेररिज्म है, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक स्थिति में जाते हुए दिख रही है। अब हम इस पूरे वीडियो में जो विचार हम लोगों के मन में आ रहा है, बहुत सारे भारतीयों के मन में आ रहा है और बहुत सारे जो थिंक टैंक है वो सोच रहे होंगे कि भारत के लिए इसका क्या इंप्लीकेशंस है, क्या निहितार्थ है, भारत पर इस तरीके खतरे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, भारत को इन खतरों से निपटने के लिए क्या करना होगा, इस पर हमें थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत में चाइनीज डिवाइसेस बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। हर घर में चीन की पहुंच है, हर दूसरे व्यक्ति के पास चाइनीज मोबाइल है, हर घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फोन है, बहुत सारे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस्तेमाल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहे हैं। यद्यपि चाइना एक बाजार वाला देश है, एक कॉमर्शियल माइंड का देश है, वो चाहेगा कि कहीं हमारी रिपुटेशन खराब ना हो, कि हमारे सामानों का वैसे भी बाइकाट चल रहा है और बड़े पैमाने पर जो है इसको इशू बना लिया जाए। लेकिन और वैसे भी चाइना के अंदर टेररिस्ट इन्फ्लुएंस ना के बराबर रहता है, लेकिन फिर भी भारत को सचेत होने की जरूरत है। और बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें हमारी सेना में उपयोग होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। सेना में ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे वेपन्स हैं जो कहीं न कहीं चाइनीज कंपोनेंट उसमें इनबिल्ड हैं, जिनसे हम हथियार लेते हैं, चाइनीज कंपनियां उनको भी वो कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। हम ये श्योर नहीं हो पाएंगे कि क्या ऐसे इक्विपमेंट हमारे पास हैं जिसमें चाइनीज कोई डिवाइसेस है नहीं। हम जहां सामान लेते हैं क्या वो श्योर करेंगे कि उसमें कोई चाइनीज डिवाइसेस नहीं है। मैं समझता हूं जब तक ये श्योरमेंट नहीं होता है, जब तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमें सेना में भी इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, प्रतिबंधित करना पड़ेगा कि चाइनीज कंपोनेंट ना आने पाए फोन में, लैपटॉप में, वाहन में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, सेना के जो वार मशीन्स है या जितनी भी चीजें, एयरक्राफ्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है सेना का। मैं समझता हूं कि अब ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, डीआरडीओस है, इसरो है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, एचएल जैसी कंपनियां हैं, बहुत सारे कंपनियों में चाइनीज डिवाइस का इस्तेमाल या चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल या चाइनीज एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब कितना कम किया गया है या खत्म किया गया है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। चीन की जो स्पाइस नेचर है, चीन जिस तरीके से खोजी प्रवृत्ति का है, वो हर जगह घुसा रहता है, हर लेबोरेटरी में, हर इंटेलिजेंस सिस्टम में, हर जगह वो सेंध लगाने की कोशिश करता है और उस फाइल को चुराने की कोशिश करता है, वहां अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। उसका एक माइंड सेट है। हिंद महासागर में कई बार अपने ऐसे जहाज डिप्लॉय करता है जहां से भारत को वॉच कर सके, भारत को ऑब्जर्व कर सके, भारत की चीजों को चुरा सके। तो चीन की भी ये थोड़ी मानसिकता तो है। और मैं समझता हूं कि इस इंफॉर्मेशन और साइबर वारफेयर के युग में, इस हाइब्रिड वारफेयर के युग में बहुत अधिक सतर्कता की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। देश के नागरिकों को भी, देश की सरकार को भी और देश के संगठनों को भी, देश के विभागों को भी, सिस्टम को भी, सेना को भी
सबको बहुत सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। और साथ में चाइनीज सामानों का जो खास तौर से हमारे डिवाइसेस में इनबिल्ड होते हैं और उससे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, उनका बाइकाट करने की जरूरत है। भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनता है तब तक इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कि उन देशों से सामान परचेज किए जाएं जहां हमें एश्योरमेंट मिल सके उसके लिए। और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसका अंत बड़ा भयानक होगा। आने वाले समय में क्या होगा, कितना होगा, कैसा होगा, ये प्रश्न हमेशा आज से ही लोगों के सामने आ गया है और इसका उत्तर मिलने तक या उन परिस्थितियों को सामने आने तक हमें इसका इंतजार करना होगा। इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। कल हम फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे। आप सबको एक आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सुझाव प्रेषित करें और हम लोगों का, हमारी टीम का मनोबल बढ़ावें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।